करतार कोचिंग सेंटर लाइव प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। मैं डीके सर 7वां सेट का प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। तो देखिए एक एक प्रश्न को हम लोग करेंगे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो देखिए यहां पर अब देखिए कह रहा है कि लार किसके पाचन में मदद करता है। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बायो का क्वेश्चन है। आपको हमेशा मेमोरी में याद रखना है कि ये स्टार्च को पचाता है। देखिए यहां पर जो सलाइवा होता है वो किसके पाचन में मदद करता है, तो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि कुछ प्रश्न जो है कि बायो से भी रहते हैं। तो इस तरह का छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव आप मेमोरी में रखेंगे तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और फिर आने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर करा है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी आवर्तकाल, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज ब्रॉट ऑन द मून। तो देखिए क्या होता है, अर्थ पर आप जो लेते हैं t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G। और यहां पर ध्यान देना है कि G मून जो होता है G/6 होता है। तो ये मान जब घटेगा डिक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, देखिए G/6 हो गया तो घट गया तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। उल्टा का संबंध है। आप देख सकते हैं यहां पर तो देख सकते हैं कि यहां पर रेसिप्रोकल का जब संबंध हो तो आप हमेशा इस तरह का नियम लगा सकते हैं कि ये पहले G था और 1/6 हो गया, यहां पर घट गया तो कम से भाग लगाइएगा तो अधिक आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगी। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किसका उपयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल इन द रॉकेट। तो रॉकेट में कौन सा यूज होता है, तो आपको ध्यान देना होगा। देखिए यहां पर ये रॉकेट में आपको यूज होता है ड्रॉ लिक्विड। देखिए इसको लिख दीजिए आप, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। देखिए ये फॉर्म होता है जो आपके रॉकेट में भरा जाता है, जो फ्यूल के रूप में ये काम करता है। यहां पर देख सकते हैं। तो ये आपका 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। हु इन्वेंटेड प्रोटॉन। देखिए इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, द गोपचंद, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। तो देखिए ये तीसरा आपका सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर। तो जब भी अगर प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का अगर निकालना हो तो आप यहां याद रख सकते हैं इस फार्मूला को, जिससे आपको आसानी से बन जाएगा तीनों प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का पीएच मान होता है, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। हम लोग के जो शरीर में ब्लड है उसका पीएच क्या होता है ये आपको ध्यान देना है। तो ये इसका वैल्यू होता है 7.4। आप पीएच स्केल पढ़े होंगे तो क्या होता है, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड 7.4 होता है, ये ध्यान रखना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ, माने इन्फिनाइट लेंथ जिसको कहिए आप। देखिए अगर गॉस थ्योरम अगर आप यूज करेंगे तो कोई भी, अगर ध्यान से देखिए, अगर लीनियर चार्ज हो तो आप लीनियर चार्ज के लिए आप आराम से
गॉसियन सरफेस का यूज करके बना सकते हैं। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस और क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये हो गया, एरिया कितना होगा, अगर गॉसियन सरफेस की हम लोग बात करेंगे तो गॉसियन सरफेस अगर बनाएंगे तो पूरा ये आ जाएगा आपका, ये इन्फानाइट लेंथ है तो E इंटू 2πr_l और ये हो जाएगा क्यू इनक्लोज कितना होगा लेमडा एल, क्योंकि लेमडा इजकल टू होता है क्यू बाई एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, एल कैंसिल हो जाएगा और लेमडा बराबर आएगा लेमडा बराबर नहीं, ये ई बराबर क्या आएगा आपका लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए एक चीज और ध्यान देना है कि अगर कभी इस पर न्यूमेरिकल्स बनाने का अगर अवसर प्राप्त होता है आपको तो क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक लगाना होगा। देखिए नीचे 4 कर दीजिए तो 2 लेमडा और 4 एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए बहुत इजी हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁹ और 2 उधर से पहले से तो 18 हो जाएगा 9 इंटू लेमडा बाई आर। आप आराम से फिर बना सकते हैं। देखिए तो ये फायदा है हम लोग को, जब भी अगर इस पर सवाल अगर पूछा जाए और बनाने के लिए अगर आपको आता हो न्यूमेरिकल्स तो आप ऐसा फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। बहुत इजी प्रश्न है, सभी बच्चों को याद रहता है ये। ए बराबर क्यू ई, इससे भी निकालते हैं E इजकल टू एफ बाई क्यू, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। दूसरा ग्रेडियंट के फॉर्म में होता है माइनस डी वी बाई डी आर, यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा वोल्ट पर मीटर, ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। देखिए यहाँ पर तो आपका दूसरा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। देखिए वोल्ट पर मीटर क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कराए कि यदि मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी तथा ए नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 हो तो a एवं b का अदिश गुणनफल होगा। इफ मॉड a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड a माइनस बी एंड a नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू b देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि जब भी आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड जब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, और इसका हो जाएगा इधर रूट को हम लोग डायरेक्ट हटा दे रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4ab कॉस अल्फा बराबर 0, कॉस अल्फा बराबर 0, अल्फा बराबर 90 डिग्री। अर्थात ए क्या हुआ, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हुआ। देखिए सामने अब कह रहा है कि डॉट निकालने के लिए तो ए डॉट बी का क्या होता है फार्मूला, ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा, और यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा, कॉस 90 का मान 0 तो सब 0 हो जाएगा। ये देखिए पहला, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, नहीं तो कुछ बच्चे क्या होता है कि यही 90 डिग्री वाले को मार देंगे ऑप्शन में। तो हर एक बात को आप पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। चैट भी करते रहिए, हम देख रहे हैं, और जो भी कलीग हैं, जो भी दोस्त वगैरह हैं, उनको जो है आप शेयर कर दीजिए लिंक को। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कराए कि ए तथा बी दो कणों की गति में किसी विस्थापन समय ग्राफ के लिए विस्थापन समय ग्राफ के लिए ए तथा बी के बीच आपेक्षिक वेग शून्य होगा, अर्थात उनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो रही है। फॉर विच ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी
इन द मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी विल बी 0। तो देखिए ध्यान से, यहां पर सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट लेना होगा कि जब भी अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो तो आपको ध्यान देना है कि ये वेलोसिटी बताता है, जो tan थीटा होगा, जो स्लोप होगा, वो क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो आप देखिए ध्यान से, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर इसका बात कीजिए, देखिए यहां पर दोनों का एंगल सेम है, देखिए स्लोप समान है, देखिए स्लोप दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल देखिए बराबर हो जाएगा। तो जब स्लोप समान होगा तो उसकी वेलोसिटी भी समान होगी, अर्थात v1 बराबर m, स्लोप यहाँ v2 बराबर vm हो गया। तो हम लोग रिलेटिव अगर निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, या वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब घटा कुछ अंतर होगा तब तो। ध्यान देना यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कब होगा, जब कुछ अंतर होगा, लेकिन यहाँ दोनों का वेलोसिटी क्या है, समान है। तो समान जब होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी जस्ट आपको वही करना होगा कि हमेशा क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। कुछ कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है, देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ स्लोप अलग अलग है, देखिए यहाँ पर अलग अलग एंगल से, देखिए यहाँ पर। तो एंगल जब सेम होगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, और अगर वेलोसिटी सेम है तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी वहां नहीं होगा, ये ध्यान देना है। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन सही है। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु को खींचने के लिए 4 kg वेट बल की आवश्यकता होती है। वस्तु और सतह के बीच घर्षण गुणांक है। मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। टू पुल अ 100 kg पार्टिकल 4 kg वेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, देन फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बिटवीन पार्टिकल एंड द सरफेस इज। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, पहले तो इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम लोग। ये देखिए, ये कितना kg वेट उसको चाहिए, फोर्स 4g चाहिए, ये हो गया फोर्स। और फ्रिक्शन कितना होगा, तो म्यू n होता है, म्यू mg हो गया यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए बराबर की बात किया जा रहा है यहाँ पर, जैसा कि क्वेश्चन का मोड है कि आवश्यकता होती है, नॉट एक्सलेशन वगैरह की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में इक्वेट करेंगे हम, देखिए म्यू mg इक्वल टू 4g। देखिए यहाँ कटेगा, g से g खत्म, और म्यू निकालना है तो 4/m, 4, और देखिए m कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ है, कितना होगा, 0.04 होगा, दैट इज द आंसर। देखिए तो हमेशा ध्यान देंगे, बल की आवश्यकता है तो इक्वेट कर दीजिएगा उसको, और आराम से बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, आपको पता है कि E का मान 1 होता है, सभी बच्चों को याद होगा, क्योंकि E जो होता है, ध्यान दीजिए यहां पर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसे मान लिया जाए यहां पर m1 है, u1 है, m2 है, u2 है, टक्कर के बाद m1 है, v1 है, m2 है, v2 है। देखिए बहुत इजी कंसेप्ट है। टक्कर के बाद कितना होगा, v2 माइनस v1, टक्कर के पहले u1 माइनस u2। अब देखिए ये इसमें कौन ज़्यादा है, पीछे वाला ज़्यादा होगा तब टक्कर होगा, तो u1 बड़ा रहता है u2 से, और टक्कर के बाद v2 बड़ा हो जाता है v1 से।
दोनों को घटा लीजिए, घटा के डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा कोफिशिएंट। आप निकाल सकते हैं इस तरह कॉलिजन के लिए। इसको एक्चुअली में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिस्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रिस्यूशन, प्रत्यवस्थान गुणांक कहा जाता है इसको, प्रत्यवस्थान गुणांक कहा जाता है, ये ध्यान दीजिए। कोई कोई बच्चे बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक, तो ऐसा बात नहीं, इसको कहते हैं प्रत्यवस्थान गुणांक कहते हैं। देख लीजिए आप पूरा क्लियरली। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी घूमती वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान के पुनर्वितरण के कारण बढ़ जाता है तो इसका कोणीय वेग। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इंक्रीजेज ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मास देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। देखिए समझना होगा, ये आपका अगर घूम रहा है, देखिए इस तरह रोटेट कर रहा है यहाँ पर, तो L बराबर होता है आई ओमेगा, ये आपका कांस्टेंट रहता है। देखिए तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि आई जो है, आई आपको क्या कहा जा रहा है, देखिए यहां पर बढ़ जाता है। देखिए ये आपका इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए इसको घटना पड़ेगा तब न जाके कांस्टेंट होगा। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो घट जाता है। देखिए इस तरह हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कह रहा है कि यदि चंद्रमा का द्रव्यमान दिया हुआ है, चंद्रमा का त्रिज्या दिया हुआ है, चंद्रमा की सतह से प्लान वेग निकालना है आपको। तो देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, वी एस के बराबर फार्मूला लगाते हैं 2gm/r, बस रख देना है, आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए 2 6.67 10⁻⁻11 और ये मास दिया हुआ है कितना 7.35 और 10⁻22 दिया हुआ है, बटा ये होगा 1.7 10⁻6। देखिए एकदम एसआई में आपका किया हुआ है, और जब आप करेंगे तो एकदम डायरेक्ट आ जाएगा आपका वीएस के बराबर 2.4 और 10⁻³ मीटर पर। देखिए एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आता है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए मेरे सामने। सभी बच्चे कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं एकदम आप, और जनरली इसको लोग याद भी रखते हैं, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। अर्थ का कितना होता है, वी एस्केप अर्थ का याद रखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका चंद्रमा का प्लान वेग, मैंने चंद्रमा पर का प्लान वेग, ये समझना होगा। वहां जो गैस है या कोई ऑब्जेक्ट है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, जब तापमान बढ़ता है तब प्रत्यास्था का मान क्या होगा, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए थोड़ा सा चाहे तो इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं FL A डेल L, और आप जानते हैं डेल L इक्वल टू क्या होता है, L अल्फा डेल T। तो आप यहाँ पर रख दीजिए FL के डेल L के जगह FL रख दीजिए, और A और डेल L के जगह रखिए L, हालांकि कट जाएगा वैसे भी हम करते तो L अल्फा डेल T। तो देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये वाला टर्म, या डायरेक्ट L बाई डेल L भी हम करके रख सकते थे। तो देखिए एकदम क्लियर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पर A अल्फा डेल T। देखिए अब एकदम आराम से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए आपको पकड़ में आ रहा होगा कि ये डेल T जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज है। देखिए बढ़ रहता है, तो जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एकदम स्पष्ट देखिए आपको दिखाई पड़ने लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट देख लीजिए।
कि जैसे ही हम टेम्परेचर डिफरेंस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, यंग्स मॉडुलस क्या होगा, घटेगा। तो इसी तरह हम जितना भी प्रत्याशा गुणांक है उसका हम लोग बता सकते हैं, सबका लगभग इसी तरह का टर्म आता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। मैंने आप कर सकते हैं यहाँ पर यंग्स मॉडुलस, बीटा, ईटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें हम लोग, सबका संबंध क्या होता है, डेल टी के साथ। देखिए ऐसे होता है। तो जब भी अगर पूछा जाएगा इससे रिलेटेड कंसेप्ट तो आप बता पाएंगे। देखिए तो नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन 15, एक सरल आवर्त गति, आयाम तथा आवर्तकाल 0.5 का समीकरण है। आपको इक्वेशन निकालना है। द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड इज 0.5 सेकेंड। तो सबसे पहले इक्वेशन का हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी होता है। अब रख देना है, देखिए y तो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर है तो 5 रख दें हम लोग, साइन 2 पाई, और देखिए यहाँ पर आवर्तकाल क्या है 0.5 है, और ये टी रखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, सॉल्व करें हम लोग तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, 5 से 4 बार में हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 5 साइन 4 पाई टी, दैट इज द आंसर। देखिए छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे देखेंगे, इस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब, वायुमंडलीय दाब, द प्रेशर इनसाइड द सोप बबुल इज, अब भरना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए आप समझना होगा कि किसी भी सोप बबुल के अंदर जो प्रेशर होता है 40/R होता है। आप एक समझिए बात को, यहां से प्रैक्टिकली ही समझिएगा कि अगर साबुन के अंदर प्रेशर, साबुन के बुलबुले के अंदर अगर प्रेशर अधिक नहीं होता तो फिर अगर एक बार बन जाता तो फूटता ही नहीं। लेकिन क्यों फूट जाता है, दैट मीन्स क्या हुआ, अंदर का प्रेशर हाई रहता है, इसीलिए उसको ब्रेक कर देता है। तो आपको याद भी सर रख सकते हैं कि पी इन जो है वो जो है पी एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होगा हमेशा, पी इनसाइड जो है पी नॉट से ज़्यादा होता है। पी नॉट का मान पता है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इससे हमेशा ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो क्या होगा, दाब से अधिक होता है, देखिए 2 नंबर। जब भी यही नहीं, जो वाटर का ड्रॉप होता है उसके अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक ही होगा, इसीलिए वो बन करके फिर बर्स्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है, नहीं तो फिर बना हुआ ही रहता। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है पानी का घनत्व तो महत्तम होता है, इसके लिए आप देखिए ग्राफ का एक सहारा लीजिए, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। हम 2 ग्राफ बना देते हैं आपको, एक वॉल्यूम का, एक टी का। देखिए 4 डिग्री सी पर देखिए क्या स्थिति होता है जल का, और डेंसिटी का देख लीजिए ग्राफ। अब देख सकते हैं यहां पर 4 डिग्री सी पर मैक्सिमम होता है डेंसिटी, देख सकते हैं यहां पर। और बहुत सारा प्रश्न आता है कि 0 से 10 तक गर्म किया जाएगा जल को, तो क्या होगा, जल के लिए ऐसा होता है तो पहले वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा 4 तक, फिर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसमें भी आप देख सकते हैं 0 से 4 में क्या है, इंक्रीज कर रहा है, और फिर 4 डिग्री के बाद घट भी जाता है। देखिए तो बहुत सारे प्रश्नों का हम लोग जवाब दे सकते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर 18, कह रहा है पानी की 8 बूंद जिनकी त्रिज्या समान है और जिनमें प्रत्येक पर समान आवेश है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, उनके विभव कितना परिवर्तन होगा। देयर आर 8 ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच रेडियस इज इक्वल एंड इक्वल चार्ज ऑन each
which drop makes a big drop to combine to each other, how many times will be change in its potential, कितना गुना चेंज होगा ये बताना है आपको। देखिए इसका एक फार्मूला याद रखिए, V big N 2/3 और V small। तो यहां पर रखिए 8 रखना है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर क्यू, तो 2 का पावर क्यू और ये पहले से 2/3। V स्मॉल ये 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 V स्मॉल, तो 4 V स्मॉल हो जाएगा, माने जो पहले से था उसका 4 टाइम 4 गुना हो जाएगा। देखिए तो इस फार्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, ये ध्यान कर सकते हैं। अब एक और सवाल यहां पर बनता है, पूछता है C बिग बराबर, कैपेसिटेंस के लिए हम बता देते हैं 1/3 C स्मॉल। कभी अगर संधारित्र की धारता से रिलेटेड करके अगर प्रश्न पूछता है तो आप इस फार्मूले को लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 90, 6 ओम प्रतिरोध वाले 3 समान प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या है। द 3 रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैविंग सेम रेजिस्टेंस 6 ओम, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको निकालना है कि कितना इक्विवेलेंट होगा। देखिए इससे तो इजी हो नहीं सकता है। आर पैरेलल के लिए क्या होता है जी, R/N होता है, अगर सिमिलर हो तो 6 है प्रत्येक का, और ऐसा ऐसा कितना है 3 है, तो देखिए 2 ओम होगा। इससे आसान सवाल क्या होगा, देखिए नेक्स्ट देखिए यहां पर 20, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर। देखिए यहां पर 2 ऑब्जेक्टिव याद रखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर बराबर 0, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इंफिनिटी। देखिए दोनों में से कोई ना कोई पूछता रहता है। तो ये आइडियल एमीटर की बात कर रहा है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर 21 क्वेश्चन को, करा कि यदि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की वर्ग माध्य मूल वोल्टता आभासी वोल्टता 200 वोल्ट हो तो इसकी शिखर वोल्टता कितनी होगी, अर्थात आरएमएस दिया हुआ है। if the square mean root volt imaginary volt of a alternating current is 200 volt, then the value of its peak voltage is, ये निकालना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसको कर लिया जाए ना। देखिए तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए VRMS बराबर होता है V0/√2, और आपको यहां दिया गया है ये वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 200 V0/√2, तो V0 200 1.4 414 कितना होगा, V0 बराबर ये हो जाएगा 8 2 8 और इंटू 100 है, क्या होगा, V0 बराबर 282.8। देखिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए एवरेज करके, 283 वोल्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो जब भी अगर आभासी मान दिया हुआ है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। देखिए आप स्पष्ट देख सकते हैं। आप हैव यू एनी कंफ्यूजन, राइट इन कमेंट बॉक्स।
ओके, जो भी बच्चे देख रहे हैं आप चैट भी कर सकते हैं आप। 22, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो आपको क्या निकालना है, द रिलेशन बताना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज n इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ Bn, देन 2 पाई रूट अंडर I/mb होता है फार्मूला। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ देखिए 1/n होता है t के साथ। अब स्क्वायर कीजिए, 1/n स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर I/mb। देखिए हम लोग को क्या करना है, b और n में रिलेशन चाहिए। तो क्या होगा आप देख सकते हैं, n स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू b है, तो इस तरह हम लोग पहला करेक्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। देखिए देखिए बच्चों, क्लियर, एकदम आसान है, स्क्वायर करके उसके बीच में हम लोग रिलेशन देख लेंगे। 23, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, गोइंग टुवर्ड्स इक्वेटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल, द वैल्यू ऑफ डीप एंगल। तो देखिए क्या होता है, ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, रेखा या भूमध्य रेखा, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। देखिए ध्यान से यहां पर देखिए, तो एंगल ऑफ डिप का मान क्या होता है, 0 होता है, और यहां क्या होता है, 90 होता है। तो इधर जाने पर बढ़ता है, ये देखिए बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि यहां किधर से जाना है, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा, इधर आना है। देखिए घटेगा कि नहीं घटेगा, 90 से घटेगा इधर, यहां पर 0 लिखाना चाहिए, 90 दिखा गया ना, 0 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहां पर, यहां 0 से 90 होगा, इधर जाएंगे तो ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इधर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ रहा है। तो ये उल्टा कह रहा है, तो घटेगा ना, तो घटता है। ओके, देखिए यहां पर 24 क्वेश्चन को देखिए, जब तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है तो अपवर्तनांक का मान, व्हेन द वेवलेंथ इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए इसके लिए एक टेक्निक याद रखिए आप, C प्रोपोर्शनल टू 1/μ प्रोपोर्शनल टू V प्रोपोर्शनल टू लेमडा और 1/del। देखिए हमने ऐसा कंसेप्ट आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, और ये समझिए बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ बनाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लेमडा और म्यू में क्या संबंध है, यहाँ पर देखिए उल्टा का संबंध है। अगर म्यू को हम यहाँ ले आए तो ये लेमडा हो गया। अब कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है, वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, एकदम स्पष्ट आप निकाल सकते हैं। ये डेविएशन है बाबू, डेविएशन, क्लियर। देखिए एकदम स्पष्ट देख सकते हैं, ये 12th के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और ये एयरफोर्स एनडीए बार बार पूछा जाता है, बार बार। ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके डिफेंस के लिए कि मत पूछिए, एक सवाल जरूर इससे रहेगा। 25 नंबर देखिए, कराए कि एक सरल सुंदरसी 6 डायोप्टर है, अर्थात 6 डायोप्टर दिया हुआ है। तो F बराबर, पहले तो उसकी फोकस दूरी हम लोग निकाल ले कुछ करने से पहले। सौ बाई P, F बराबर हो जाएगा 100। 6 डायोप्टर दिया हुआ है, 50/3। तो कह रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप विच इज मेड ऑफ
of a convex lens and which power is 6 diopter. Calculate the magnifying power of simple microscope. हम चाहेंगे कि बच्चे लोग जो कुछ लिखिए, एकदम सादा जा रहा है ना, बहुत सारे काम नाम देख रहे हैं शिवम, सत्यम, और लोग को बुलाइए भाई, कैसे होगा। तो देखिए यहां पर कैसे निकालते हैं, तो पावर निकालना, देखिए यहां पर P बराबर होता है 1 प्लस D/F। P इक्वल टू होगा आपका 1 और D देखिए 25 सेंटीमीटर, आपको याद रखना है हमेशा, क्या होगा 25। अब बटा देखिए यहां से रख दिए 50 और बटा 3 चल जाएगा ऊपर, 25 दूना P इक्वल टू होगा 1 प्लस 1.5 होगा तो 2.5। तो ये तो आप 25 क्वेश्चन आपका देखिए। एक देखिए पिछले जो छठा सेट हम लोग करा रहे थे उसमें क्वेश्चन था 48 नंबर। उसमें बाय मिस्टेक जो है आंसर उसका गलत हो गया है। देखिए एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है, तो आप इसको एक याद रखिएगा। देखिए हम स्लाइड बना के यहाँ बता दें आपको, यहाँ पर इसी को किसका किसका क्या होता है, थोड़ा देखिए यहाँ पर। ये था आपका सेट 6 था, समझे, क्वेश्चन नंबर था एक, क्वेश्चन एक नंबर और आपका बढ़ जाएगा। थीन फिल्म, इसमें हम लोग स्कैटरिंग हो गया था, टंग स्लिप, देखिए यहां पर व्यतिकरण होना चाहिए या सो बबुल की बात करें, ये दोनों में आप याद रखिएगा इंटरफेरेंस कॉज्ड होता है। देखिए पार्शियली बहुत सी घटनाएं होती है, लेकिन जो मेजर होता है उसका हम लोग ले लेंगे, तो ये इंटरफेरेंस इसका बेस्ट आंसर है। थिन फिल्म या सो बबुल, एपी द काउज ऑफ कलर है यहां पर, द काउज ऑफ कलर की अगर बात किया जाए तो ये इंटरफेरेंस जो है तो इसका बेस्ट आंसर है। तो एक नंबर और आपका बढ़ जाएगा उसमें। जो भी बच्चे अगर टेस्ट दिए होंगे तो उसमें एक नंबर उनका इंक्रीज रहेगा। और देखिए इसमें कोई क्वेश्चन अगर पीछे से आप बैक करके पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। समझा सकते हैं। नहीं सर, अच्छा शिवम कौन, प्रणाम सर। सत्यम, और बोलिए, और बोलिएगा तब ना, कुछ हम लोग बात भी तो कर लें। और कुछ अगर एक्स्ट्रा आप जानना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई कंसेप्ट आगे पीछे, क्योंकि करतार हमेशा आपके लिए तत्पर रहता है और हम लोग जो है इसके एकदम सफल बनाने के लिए जो है हमेशा प्रयास कर रहे हैं। आप पूछिए, अगर जहाँ से मन करता है पूछ सकते हैं। और इस तरह हम लोग को जब जब मौका मिलेगा तो लाइव सेट प्रैक्टिस हो, लाइव क्लास हो, या जो भी आपके लिए ज़रूरत पड़ता हो, हम लोग कभी भी परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे। आप जितना भी चाहिएगा कि मेहनत करवाएं टीचर लोग से, तो हम सभी लोग जो है कि एकदम आपको हर चीज़ बताएंगे। तो देखिए और कोई कंसेप्ट अगर हम बता सकें, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं अभी तो उसका फ़ायदा उठाना होगा। हम लोग रिव्यू करते जाते हैं एक बार। देखिए
ये देखिए इस कंसेप्ट को हमने बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इसको फिर से एक बार हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए हम बताना चाह रहे हैं इसको, हालांकि हम लोग तो सेट में कर रहे थे उस समय, इसको देखिए एकदम बढ़िया से करते हैं। म्यू, ये वी, लेमडा और डेल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल। इससे कितना बार पूछेगा सवाल, देखिए आप देखिए यहां से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है जी? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये क्या है? वेवलेंथ है। ये डेविएशन है, देखिए यहां पर डेविएशन। और ये क्या है? वेवलेंथ। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन बना सकते हैं आप। अभी आप अगर एक कंसेप्ट और याद रखिएगा, VIB GYOR, इसका देखिए 7800 होता है एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, और इसका होता है आपका 3800 एंगस्ट्रॉम। आप देख सकते हैं यहां पर कि ये वेवलेंथ देखिए बढ़ रहा है। तो जब वेवलेंथ बढ़ रहा है, देखिए आप ध्यान देखिए, वेवलेंथ जब बढ़ेगा, यहां पर देखिए जब वेवलेंथ अगर बढ़ेगा, देखिए अब और हम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहते हैं कि वेवलेंथ जब बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, और इसके लिए क्या होगा? क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। लेकिन क्या क्या घटेगा? तो देखिए डेविएशन घट जाएगा, वहां कम हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कितना सवाल का हम लोग जवाब दे सकते हैं एक साथ। अगर आपको एक ये वाला खाली याद रहना चाहिए आपको, और हमेशा याद रखिएगा। एक चीज और इसमें बताना चाहेंगे आपको, देखिए देखिए VIB GYOR, देखिए यहां पर ये 7800 एंगस्ट्रॉम हो गया, और ये आपका 3800 हो गया। देखिए येलो का, देखिए हम लोग का जो नेत्र का जो वेवलेंथ होता है, हम लोग का आंख का जो वेवलेंथ होता है, वो वो जो है लगभग पीला के बराबर होता है। देखिए तो इसका एवरेज निकाल लीजिए, ये दोनों का एवरेज 3800 प्लस 7800/2 एंगस्ट्रॉम होता है। और हमारे आंख का वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ ह्यूमन आई कितना होता है जी? 5000 एंगस्ट्रॉम होता है। इसीलिए पीला कलर के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। इसीलिए देखिएगा ट्रेन जब खुलने वाला होगा तब देखिएगा पीला कलर पहले जलाता है, क्योंकि हम लोग का सेंसिटिव बहुत होता है, क्योंकि एकदम जस्ट वेवलेंथ उसी के बराबर। आप करके देखिएगा, देखिए भले ही लग रहा है कि ये ऑर्डर में इधर उधर, लेकिन ये मिडिल में है, देखिए वेवलेंथ के हिसाब से। तो चलिए, थैंक्स टू ऑल। हाँ सर, वही ऑनलाइन होना सर।
अच्छा कोई बात नहीं है, काम से मतलब है। कर दो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अंकित सर, करतार कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड, मखनिया कुआं, पटना। फिर उसी सीरीज में हम तुम लोगों के साथ आज लाइव जुड़ रहे हैं। प्रीवियस 6 क्लास से तुम लोगों को नेवी SSR फेज 2 एग्जाम के लिए मॉडल सेट का सॉल्यूशन कराया जा रहा है और तुम लोगों को पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से एक बार मॉडल सेट 7 का दिखाया जा रहा है। उसी सीरीज में हम तुम लोगों चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कहता समीकरण के मूल क्या, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल के तुमको बताना है। देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है x² + 4x + 9 = 0। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनांट निकाल लेना, विवेचक विविक्त कर b² - 4ac। तो बोलो 4 का स्क्वायर -4 × 1 × 9 यानी 16 - 36 यानी -20 -20। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट कितना है, तो निगेटिव है। तो जब डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है मतलब इमेजिनरी रूट्स होगा, तो मिडिल टर्म तो स्प्लिट होगा नहीं। तो फॉर्मूला याद होगा तुम लोगों को रूट्स निकालने का, मूल निकालने का, x = -b ± √d/2a। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का फॉर्मूला -b ± √d/2a। बोलो b का वैल्यू कितना है, तो -4 अब ± √(-20) 2 × 1। तो बोलो कितना आ जाएगा ये, 20 का अंडर रूट तुम लोग पढ़े होगे 2√5 और √(-1) का वैल्यू आई। तो 2 कॉमन ले लो, तो -2 ± √5i/2। मतलब इसमें टिक कर देना बच्चों, -2 अब ±√5i, तो -2 ± √5i सेकेंड नंबर ऑप्शन में है, उसमें टिक कर दो। क्लियर बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए। तो सिंपल क्वेश्चन 10th का ही क्वेश्चन है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है, तो बस फॉर्मूला ये याद रखना तुमको, x = -b ± √d/2a। उसी फॉर्मूला से वैल्यू निकाल देना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर, ये कोई सम्मिश्र संख्या है, इसका मापांक बताना, मतलब मॉडुलस बताना है। कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर लिखल है 1 - i√3 i2 × 1 - i। इसका मोड का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिनल फॉर्म होता है कि z = x + iy, इस फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ नहीं है। क्लियर। तो इसीलिए इसका मोड निकालने के लिए तुम सबको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हर का जैसे रेशनलाइजेशन करते हो, यानी 1 + i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे रेशनलाइजेशन करते हर का परिमेयकरण प्लस रहता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस रहता है तब प्लस से। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + i, अब -i√3 से करोगे तो -i√3, ठीक। अब -i² और नीचे हो जाएगा 2 × 1 - i²। इसको 1 से पहले गुना करिए, 1 + i, फिर -i√3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो बोलो ऊपर हो गया 1, यहाँ i² का वैल्यू होता है -1 और इसमें i कॉमन ले लोगे तो 1 - √3, i² का वैल्यू -1 तो माइनस, यहाँ भी 2 × 1 + 1। तो z = हो गया √3 + 1 -i और √3 - 1/4। अब इसका मॉडुलस का फॉर्मूला याद होगा बच्चों, मोड ऑफ z का, कि √अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर।
रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसका रियल पार्ट ये हो गया, इमेजनरी पार्ट ये हो गया, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना, आंसर आ जाएगा बच्चों। मतलब मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या लिख दोगे, तो रूट अंडर √3 + 1/4 का स्क्वायर और √3 - 1/4 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करके अपने साइड कर लेना, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर अपने कैंसिल हो जाएगा, 2ab खाली जोड़ना है तो 3 + 1 और 3 + 1, तो 3 + 1 3 + 1 कितना हो जाएगा, तो 8 और नीचे जब 16, यानी आंसर हो जाएगा 1/√2, 1/√2। इसमें टिक कर देना बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, ये कोई fx फलन लिखा हुआ है। ठीक, इसका तुमको प्रांत बताना, प्रांत कहने का मतलब हुआ डोमेन। ठीक, इस फंक्शन का क्या बताना है, तो डोमेन बताना है। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन बताने के लिए करना क्या होता है, देखो fx बराबर लिखा हुआ है log 2x - x²। तो डोमेन किसको बोलते हैं, तो x के जिस मान के लिए तुम्हारा फंक्शन डिफाइन होगा, x के जिस मान के लिए फंक्शन डिफाइन होता है वही डोमेन कहलाता है। तो क्लियर। तो पहले log कब डिफाइन होगा, तो यहां समझा देते हैं। log इज डिफाइंड मतलब परिभाषित व्हेन जब 2x - x² यह ग्रेटर देन 0, x कॉमन ले लोगे तो 2 - x ग्रेटर देन 0, 0 और 2 आ जाएगा, तो 2 से बड़ा लोगे तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यानी यहां से x का वैल्यू हो जाएगा 0 और 2 के बीच में। और रूट कब डिफाइन होता है, तो जो भी log के मतलब रूट के अंदर रहेगा वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब log 2x - x² यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा यहां से, तो 2x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 लेस देन इक्वल टू x² - 2x प्लस 1, तो x - 1 का होल स्क्वायर। ये सभी को RHS भेज दिए, यहां से देख लो x² को RHS भेजे तो माइनस हो गया, और यहाँ 2x को भेज दिए तो -2x हो गया ये, और यहाँ हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x - 1 बराबर 0, तो x = 1। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 है, मतलब पूरे फंक्शन का डोमेन सिर्फ होगा x = 1। ये पूरे फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो x = 1, यानी नन ऑफ दीज में टिक करना है बच्चों। इसका डोमेन बस एगो संख्या होगा 1, 1 ही रखेंगे तो रूट भी डिफाइन होगा, log भी डिफाइन होगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, कहता ए एक 2 पंक्ति वाला वर्ग अवयव है, मतलब ए मैट्रिक्स में 2 रो है 2 कॉलम है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखल है, गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4, तब a इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला तुम्हारे कॉपी में लिखल है कि a इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, मतलब 4 इंटू 1 0 0 1, यानी यह हो जाएगा 4 0 0 4, यही आंसर होगा। क्लियर बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है कि a इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए रहे चाहे एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए रहे, इसका वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों 5 नंबर, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का तरीका जानते हो, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देना। मान लो हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 0 इंटू कुछ भी -c, इसके रो और कॉलम को ढक दो, ये और ये दोनों ढका जाएगा, 0 - ab, ये 0 - ab, लास्ट में प्लस b इंटू इसके रो और कॉलम को ढक दो, तो ac - 0,
तो ये आ जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू कितना, तो 2abc 2abc, यही आंसर होगा। किस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, तो 2abc। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ 4/3, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो पहले ही दिया हुआ है, यहां सेक थीटा होगा, ये सेक थीटा, ये गिवन है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना, तो 4/3। तो दूसरा रिलेशन निकाल लोगे, बहुत बारी क्वेश्चन बता चुके हैं, आज लगता है तीसरा चौथा बारी क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, तो 1। तो बोलो क्या आ जाएगा यहां से, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू कितना, तो 1। अब यहां वैल्यू लिख दो 4/3, आई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर दो चाहे सब्सट्रैक्ट कर दो, कोई भी ऐड करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे सेक से सेक कैंसिल, तो ऐड ही कर देते हैं। तो बोलो ऐड कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो बोलो क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू, तो 4/3 प्लस 3/4, एलसीएम ले लेना 12, तो 16 प्लस 9, मतलब सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 25/24। मतलब ये h हो गया, ये b हो गया, तो p हो जाएगा 7। तो बोलो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लंब बटे कर्व, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, तो 7/25। साइन थीटा का मान क्या आ गया, 7/25, आंसर साइन थीटा इक्वल टू 7/25। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर, इस सेक इनवर्स इतना लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको कॉस इनवर्स लिख देना, 1 x² माइनस x² - 1 x² प्लस 1। जानते हो कि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो इस सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स इतना लिख दिए। अब देखो बच्चों, तुम लोगों को 2 tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं, क्या होता है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x², ये होता है। जबकि यहाँ वैसा बात नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस यदि कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x² अब बटे 1 प्लस x²। और कॉस इनवर्स माइनस x, तो पाई माइनस लिखाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, यही आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कहता यदि किसी जीपी का चौथा और 9वां पद क्रमशः 54 और 13,122 है, जीपी का फोर्थ टर्म है 54 और 9th टर्म है 13,105, तो इसका दूसरा पद बताना है कि फोर्थ टर्म जीपी का है 54, गिवन है T4 बराबर 54 और T9 बराबर 13,120 टू 13,122। तो बोलो चौथा टर्म क्या लिख दोगे, ARQ, और 9वां टर्म क्या लिख दोगे, AR का पावर 8। ठीक, अब दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो AR का पावर 8 बटे AR का पावर 3, तो 13,122 बटे 54, तो A से A कैंसिल, यहाँ R का पावर 5, यहाँ भागा दे देना उसको, तो 54 में 13,122 से भागा दोगे, पहले 2 बार 108, 11 में से 8 गया 3, 2, फिर 5 बार
5 चौका 20, 2 नहीं 5 बार नहीं 4 बार, तो 4 चौका 16, 1 और 5 चौका 20, 1 यानी 243 आएगा। ये कितना आ जाएगा 243। तो बोलो ये 3 का पावर 5, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 दिया तो 200, मतलब r का वैल्यू हो गया 3, r का वैल्यू हो गया। अब r का वैल्यू यहाँ रख दो तो 27, तो a का मान हो गया 2, a का मान, तो सेकेंड टर्म T2 AR मतलब 2 इंटू 3 बराबर कितना, तो 6। यही हो गया बच्चों इसका यही आ गया, मतलब सेकेंड टर्म इसका कितना होगा, तो 6 होगा। इस जीपी का दूसरा टर्म 6। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इसका हल पूछा थी तो सिंपल क्वेश्चन है। बोलो x प्लस 3 और x माइनस 3 बराबर 25 है, तो बोलो x स्क्वायर माइनस 9 बराबर कितना, तो 25। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोलो x स्क्वायर बराबर 34, तो x बराबर लिख दोगे प्लस माइनस रूट अंडर 34। आ गया पूरा बात समझ में। x इक्वल टू कितना, तो प्लस माइनस रूट अंडर 34, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ये लिखा हुआ 15 PR माइनस 1 इज टू 16 PR माइनस 2 बराबर 3:4, तो R का मान बताना, किसका वैल्यू बताना है, R का। 15 PR माइनस 1 इज टू 16 PR माइनस 2 बराबर 3/4, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो फैक्टोरियल 15 बटे फैक्टोरियल 15 माइनस R माइनस 1 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 16 बटे 16 माइनस R माइनस 2 इक्वल टू 3/4। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 15 यहाँ 16 माइनस R, यहाँ हो जाएगा 18 माइनस R अब बटे फैक्टोरियल 16। बोलो अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्टोरियल 16 बटे फैक्टोरियल 18 माइनस R इक्वल टू 3/4। बोलो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 15 आई 16 माइनस इंटू फैक्टोरियल, यहां पर तोड़ देते हैं 16 को 16, अच्छा यहीं पर हम चेंज कर दिए थे छोटू, देखो यहीं हम चेंज कर दिए थे, तो वहां पर अब तोड़ देते हैं। ये फैक्टोरियल 15 और 18 माइनस R को 18 माइनस R 17 माइनस R और फैक्टोरियल 16 माइनस R और नीचे फैक्टोरियल 16 माइनस R और इंटू यहाँ 16 इंटू फैक्टोरियल 15 इक्वल टू है 3/4। ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों, यानी बच गया 18 माइनस R और 17 माइनस R अपॉन 16 इक्वल टू 3/4। यहाँ 4 हो गया, मतलब 18 माइनस R और 17 माइनस R इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल टू 4 इंटू, तो इसका वैल्यू 4 होगा, इसका वैल्यू मतलब 18 माइनस R इक्वल टू 4, तो R इक्वल टू 14, R इक्वल टू यहाँ पर यही आंसर, R का वैल्यू क्या आएगा 14। बस खाली फॉर्मूला पर दोनों को तोड़ना था, NPR के फॉर्मूला पर, और कैलकुलेशन करना है, आंसर खुद आ जाएगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, देखो क्वेश्चन का रहा कितने तरीके से 8 छात्रों को एक वृत्त में बैठाया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज 8 स्टूडेंट बी सीटेड इन ए सर्कल, मतलब 8 स्टूडेंट हो उसको सर्कल में बैठाना, मतलब अराउंड ए टेबल, मतलब सर्कुलर परमुटेशन। कहने का मतलब क्या हुआ, तो सर्कुलर परमुटेशन। ठीक, तो बोलो सर्कुलर परमुटेशन में नंबर ऑफ वेज क्या लिखाए थे, कि जैसे लाइन में करते वही करना है, तो फैक्टोरियल 8, खाली उसका जो संख्या उससे डिवाइड
कर देना है। तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7 कैंसिल, मतलब आंसर क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 7 तरीका से। कितना तरीका से? तो फैक्टोरियल 7 बेस से। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। ये भी क्वेश्चन तुमको पीछे बताया गया है। a प्लस बी प्लस सी प्लस के पावर में 10 है, इसके प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी वही तुमको बताना है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। a प्लस बी प्लस सी का पावर 10, तो इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स तो n प्लस r माइनस 1 80 r माइनस 1। फॉर्मूला हम पीछे लिखा भी चुके हैं मॉडल सेट सॉल्यूशन में ही, शायद तीसरा चौथा मॉडल सेट सॉल्यूशन में हम ही फॉर्मूला तुमको लिखा चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा 12C2 और आंसर आ जाएगा 66। इसका वैल्यू निकाल लेना, फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10, तो 12 गुने 11/2, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? तो 66, यही आंसर होगा। क्लियर बच्चों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। लॉग बेस 8 2x बराबर 2/3 है, तो x का मान बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बताया हुआ है। बोलो x का वैल्यू बताना, खाली यहाँ के बेस को RHS का बेस, यानी 8 का पावर 2/3, 2 का पावर 3 है, इसका होल पावर। बोलो पावर ओवर पावर दोनों क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो बोलो 2 स्क्वायर बराबर कितना? तो 4। बस यही आंसर हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? 4। क्लियर बच्चों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। सॉरी अभी 14 नंबर क्वेश्चन है। ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बताना है। 2 लाइन पैरेलल है दोनों के बीच की। ये भी क्वेश्चन तुमको बहुत बार बताया गया है, फॉर्मूला सहित फॉर्मूला भी लिखा दिया गया है मॉडल सेट के ही सॉल्यूशन में। बताओ क्या लिखाए थे फॉर्मूला? कि दोनों के कांस्टेंट टर्म को खाली माइनस करो, दोनों के कांस्टेंट टर्म को सिर्फ घटा दो अब बटे रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब -24/5 यानी 24/5। मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो 24/5 होगा। क्लियर बच्चों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। कहता गोले का समीकरण जिसका केंद्र और इस बिंदु से पास करा, मतलब इस सर्किल जैसा ही है। स्फीयर एकदम बिल्कुल सर्कल जैसा होता है, जैसे सर्कल का सही फॉर्मूला कॉन्सेप्ट चलता है वैसे स्फीयर में भी कोई अंतर नहीं है। खाली यही है कि सर्कल में 2 कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। स्फीयर में 3 कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी, वाई कोऑर्डिनेट भी और जेड कोऑर्डिनेट भी। तो कोई सर्कल है जिसका सेंटर है 2 -3 और 4 और ये पास कर रहा है 1 2 3 से। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकाल लेना। बोलो रेडियस इक्वल टू रूट अंडर 2 -1 का स्क्वायर 1, -3 -2 तो -5 का स्क्वायर 25, अब 4 -3 1 का स्क्वायर 1, मतलब r बराबर हो गया रूट अंडर 7 27। x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, z1 - z2 का होल स्क्वायर। रेडियस मिल गया बच्चों। अब सेंटर और रेडियस मिल गया तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या लिखोगे? समीकरण स्फीयर का लिखने सिखा चुके हैं। x में सेंटर का x कोऑर्डिनेट घटाना, y में y कोऑर्डिनेट घटाना और z में z कोऑर्डिनेट घटाना सेंटर का, और इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। मतलब x - 2 का होल स्क्वायर, y + 3 का होल स्क्वायर और z -4 का बराबर 27। क्लियर बच्चों? अब सब तुम लोगों को मालूम है a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। इसको a - b के होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देना, आ जाएगा आंसर। देखो लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर। लैम्डा के किस मान के लिए वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c समतलीय मतलब कोप्लेनर? 3 वेक्टर है। वेक्टर a बराबर है 2i - 3j + k
वेक्टर बी बराबर है आई प्लस 2j माइनस 3k और वेक्टर सी बराबर है आई नहीं है तो 0 इंटू आई प्लस जे प्लस लैम्डा इंटू के। अब तीनों वेक्टर कह रहा क्वेश्चन में कि कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। तो यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर होता है तो डिटर्मिनेंट में तीनों वेक्टर के आई जे के का कोएफिशिएंट लिखना। पहले पहला वेक्टर के आई जे के का कोएफिशिएंट तो 2 माइनस 3 1, फिर 1 2 माइनस 3, फिर 0 1 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट का मान क्या आना चाहिए 0। जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा इक्वल टू 0, लैम्डा का मान खुद निकल जाएगा। बोलो 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3, फिर प्लस 3 इंटू लैम्डा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू 1, फिर से चेक कर लेते हैं 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू लैम्डा माइनस 0 लैम्डा और 1 इक्वल टू 0, यानी हो गया 4 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस यानी 7 लैम्डा इक्वल टू माइनस 7 7 कैंसिल तो लैम्डा इक्वल टू -1। तो आज बच्चों इतना पर ही तुमको छोड़ा जा रहा है। ये इतना ही क्वेश्चन का पीपीटी थोड़ा तैयार हो पाया था और कोई बात नहीं है। और आगे तुमको फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह से तुम लोग अच्छे ढंग से पढ़ो, मेहनत करो, टेस्ट दो, सॉल्यूशन समझो और अपने लाइफ में बहुत तरक्की करो। ठीक, ऑल द बेस्ट।